हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉर्नर। यहाँ पे हम जो टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं वो है एसएसटी का जो भी नोट्स है, क्वेश्चंस हैं 10th क्लास के लिए। ये 12th क्लास के लिए जो हम पढ़ रहे थे उसको हमने एक बार के लिए रोक दिया है। 10th के लिए ये जो लेसन्स हैं या क्लासेज जो हैं वो हमने स्टार्ट की है। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो हमने डिस्कस किए थे पिछले कुछ वीडियोज़ में। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वन और वन्य जीवन जो है उसके जो संसाधन है, वन्य जीव संसाधन, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। मतलब आप इसे समझ सकते हैं कि जंगल और जंगल में रहने वाले जो जीव हैं वो भारत में किस प्रकार से हैं, ठीक हैं या नहीं है, सेफ़ हैं या नहीं है, या फिर वो किसी प्रॉब्लम में है या एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या डेंजर में है, क्या है, किस तरह से भारत में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, इंडिया में किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं, उन सभी चीज़ों पे अपन वन बाय वन डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, इससे आगे वाले वीडियोज़ में। तो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। हर चीज़ को हम बिल्कुल स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। हालांकि ये जो आपने नोट्स सामने देख रहे हैं जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है या जो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं वो हिंदी में ही होने वाली हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। तो बहुत मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो बने रहिए, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो टॉपिक हमारा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वन और वन्य जीव संसाधन। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि किस बारे में हम पढ़ने वाले हैं या किस टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है। तो आवर अर्थ इज होम फॉर मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। हमारी पृथ्वी जो है वो लाखों जो जीवित जीव हैं या मनुष्य या जितने भी लिविंग क्रीचर्स या फिर प्लांट्स हैं उन सब का एक घर है, होम है। स्टार्टिंग जो कि शुरू होता है, इस घर के जो मेंबर्स हैं उनकी शुरुआत या स्टार्टिंग जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, सूक्ष्म जीवों से होती है और बैक्टीरिया से होती है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनसे स्टार्टिंग होती है। और फिर वो जाति किधर है, मतलब वो जो लाइन है या जो भी कैटेगरीज हैं वो बिल्कुल माइक्रो चीज़ों से स्टार्ट होती हैं और फिर मेजर जो बड़े बड़े विशालकाय जीव हैं या फिर प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनकी तरफ जाती है, जो कि लीचन टू बनियन ट्रीज, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स। बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो चीज़ें लीचन, बरगद के पेड़, हाथी और ब्लू व्हेल्स तक चली जाती हैं। मतलब छोटे से छोटा जीव से लेकर बड़े से बड़ा या बिगेस्ट एनिमल या जो ट्रीज हैं वो भी हमारे यहाँ भारत के अंदर या पृथ्वी पे पाए जाते हैं। तो स्पेसिफिकली अपन बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले फ्लोरा एंड फ्यूना, वनस्पतियों की और जीव जंतुओं की, जो भारत में एग्जिस्ट करते हैं, भारत में पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल पोजीशंस में। क्योंकि भारत जो है वो एक बिग कंट्री है, बड़ा देश है। यहाँ पे जो क्लाइमेट्स हैं या जियोग्राफिकल कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो इसका टैगलाइन है इंडिया का, वो आप यहाँ पे बिल्कुल ज्योग्राफी भी देख सकते हैं और कल्चरल जो एस्पेक्ट है उससे भी देख सकते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, इंडिया की आइडेंटिफिकेशन है, पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया, भारत में वनस्पति और जीव जंतु कैसे कैसे पाए जाते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वेस्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। भारत जो है वो विश्व के उन रिचेस्ट कंट्रीज में से है, समृद्ध देशों में से है, जहाँ पर बहुत सारी जैविक विविधता पाई जाती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब जैविक विविधता, जीवों के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पाई जाते हैं, विविधता जो पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जीवों को पाए जाने को कहते हैं डाइवर्सिटी। तो विविधता भारत के अंदर बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और उन देशों में से एक देश है जहाँ पे फ्लोरा एंड फ्यूना लार्ज नंबर में पाया जाता है। एंड हैज़ नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। और विश्व में पाई जाने वाली जितनी भी प्रजातियाँ हैं, स्पीसीज जो हैं, उनका लगभग 8% हिस्सा भारत में पाया जाता है। नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। एस्टिमेटेड या अनुमान के रूप में वो जो संख्या है वो है 1.6 मिलियन। जो भी स्पीसीज भारत में पाई जाती हैं उनका नंबर है 1.6 मिलियन। ये अनुमान लगाया गया है, एस्टिमेट निकाला गया है, ऐसा एग्जैक्ट नंबर जो है वो कोई भी पता नहीं कर सकता कितना, क्योंकि कई जो स्पीसीज हैं वो अभी तक अनआइडेंटिफाइड हैं, उनका पता नहीं लगाया गया है। तो चलिए जितने पता है उनको जान लेते हैं एक बार। फ्लोरा जो है वो है 47,000 प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं भारत के अंदर और 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज है। फ्लावरिंग ऐसे जो स्पीसीज जो फ्लावर, फूल प्रोड्यूस करते हैं या उनको जो फूल हैं वो, फ्लावर्स जो हैं वो अपन को देखने को मिलते हैं। तो वो ऐसी स्पीसीज 15,000 हैं। टोटल नंबर स्पीसीज का है 47,000। 47,000 प्रकार की प्रजातियाँ वनस्पतियों की भारत के अंदर पाई जाती हैं। फ्यूना कितना है?
ट्यूना है 81,000 ऑफ एनिमल स्पीसीज, 81,000 जानवरों की प्रजातियां जो हैं वो भारत में निवास करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। 1200 स्पीसीज जो हैं वो बर्ड्स, पक्षियों की भारत के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। 2500 स्पीसीज ऑफ फिश, 2500 जो स्पीसीज हैं या प्रजातियां जो हैं वो मछलियों की है। एंड मोर देन 2500 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, और 2500 से भी ज़्यादा जो प्रजातियां हैं वो कीड़े मकोड़ों की, इंसेक्ट जो छोटे जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनकी जो संख्या है स्पीसीज की वो भी ऑलमोस्ट 2500 है। तो ये एक रफ नंबर हो गया अलग अलग प्रकार के पेड़ों का, या जो वनस्पति है, फ्लोरा है, और फ्यूना जो भारत के अंदर पाई जाती है उसका। तो आप समझ गए होंगे कि कितना रिचेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। चलिए नेक्स्ट, एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर एन थ्रेटन्ड लिस्ट। जितना भारत के अंदर वाइल्ड फ्लोरा है टोटल 100%, उसका 10% जो वनस्पति है, ठीक है, 10% भाग जो है उस पूरी वनस्पति का, जो जंगली वनस्पति है, और 20% जो स्तनधारी हैं, मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, उनको चेतावनी सूची में रखा गया है। मतलब उनकी जो लिस्ट है वो ऐसी है कि वो स्पीसीज गायब होने वाली हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, विलुप्त होने वाली हैं। उनका नंबर इतना कम रह गया है कि बाद में हो सकता है कि जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं उनको वो देखने को भी नहीं मिले, लाइव पिक्चर्स में फिर भी देख सकते हैं। तो वो जो परसेंटेज है ऐसी उन स्पीसीज का, फ्लोरा के अंदर 10% ऐसी स्पीसीज हैं जो गायब होने वाली हैं, लुप्त होने वाली हैं, ऐसी थ्रेटनिंग की जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि यदि उनको केयर टेक नहीं किया गया तो फिर वो गायब होने की संभावना है। और 20% जो हैं वो ऐसी हैं जो मैमल्स हैं और वो अब विलुप्ति के कगार पर हैं, गायब होने के कगार पर हैं। बाद में अपकमिंग जनरेशन्स जो हैं इनको लाइव कभी नहीं देख पाएंगे। तो चलिए जो भी है अपन ध्यान रखें कि वो गायब नहीं हो। तो आपके आसपास है जी इस कैटेगरी के कोई भी जानवर या पेड़ पौधे हों तो उनको आप बचा के रखिए, जिससे कि अपकमिंग जनरेशन भी देख पाएँ कि भारत के अंदर ये फ्लोरा और फ्यूना भी एग्जिस्ट करते थे। अगला जो हमारा पॉइंट है, मैनी आर कैटेगराइज एज क्रिटिकल। कई जो स्पीसीज हैं उनको श्रेणीबद्ध किया गया है, कैटेगराइज का मतलब सूची में रखा गया है, क्रिटिकल यानी नाजुक। उनकी जो स्थिति है ना वो नाजुक है, आईसीयू वाली है, तो उनको आईसीयू में से बाहर अपने को निकालना है, उनके नंबर्स को बढ़ाना है। इस लिस्ट से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है कि उनको हम इस प्रकार से उनकी देखभाल करें, केयर टेक करें कि उनकी नंबरिंग में वृद्धि हो, और जब उनका नंबर बढ़ेगा तो वो इस लिस्ट से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। तो स्थिति नाजुक है, कुछ को इस क्रिटिकल लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। दैट इज ऑन द वर्ज, वर्ज का मतलब होता है मुहाना या किनारा, ऑफ एक्सटिंक्शन, विलुप्ति के या विलुप्त होने के कगार पर हैं, जैसे कि चीता है, पिंक हेडेड डक है, एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे हैं, जो गुलाबी सिर वाला डक है वो भी गायब होने के कगार पर है, चीता भी गायब होने के कगार पर है, और भी बहुत सारी ये लिस्ट जो है वो लंबी है। तो यदि हम इनकी नंबर में इंक्रीज कर पाते हैं तो ये जो सभी जानवर जिनको हम ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन कह रहे हैं वो उससे बाहर आ सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों का वर्गीकरण, किस प्रकार से उसको क्लासिफाइड किया गया है या कैटेगराइज किया गया है। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, IUCN। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लासिफाइड करता है प्लांट्स को और एनिमल्स को। इसका जो फुल नेम है, फुल फॉर्म जो है IUCN का, वो है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, IUCN का जो फुल फॉर्म है वो है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्लासिफाइड करता है, कैटेगराइज करता है प्लांट्स को और एनिमल्स को। तो इसने कितनी कैटेगरीज में बांटा है, हालांकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए आप इसको किस तरह से कौन से जानवरों को किस में डिवाइड किया गया है। नॉर्मल स्पीसीज में वो स्पीसीज आती हैं जिनकी पॉपुलेशन लेवल जो है वो कंसिडर्ड भी नॉर्मल, जिनकी जो जनसंख्या है उसको नॉर्मल माना जाता है, जैसे कि केटल है, पाइन है, सेट है, रेडियंट्स हैं, ये सारे जो हैं वो ठीक ठाक मात्रा में हैं। तो इनकी अभी इनके विलुप्त होने का या एक्सटिंक्शन का कोई खतरा नहीं है, तो इनको नॉर्मल स्पीसीज में रखा गया है। ठीक है, दूसरा जो इसका कैटेगरी है वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो खतरे में है प्रजातियां, उनको इसमें रखा गया है। दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसे प्रजाति जो विलुप्त होने के खतरे में हैं उनको इस कैटेगरी में रखा गया है, जिसके अंदर ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल्स हैं, इंडियन वाइल्ड एस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जल्दी ही मतलब विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत लो रह गई है, कम रह गई है, मिनिमम नंबर्स में ये पाए जाते हैं और स्पेसिफाइड एरिया में ही मिलते हैं, हर जगह देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो इनको एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। चलिए
अगली जो कैटेगरी है वो है वेनरेबल स्पीसीज। वेनरेबल का मतलब संवेदनशील या कमज़ोर होता है। तो इसमें कौन कौन सी प्रजातियां हैं या किसको रखा जाता है? दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैव डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर कैटेगरी। इसके अंदर वो स्पीसीज आती है जिनकी पॉपुलेशन इतनी नीचे चली गई है, डिक्लाइन का मतलब नीचे की तरफ चली गई है, उस स्तर से जहाँ से इनको एंडेंजर कैटेगरी में रखा जा सकता है। और इन द नियर फ्यूचर इफ़ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट, और यदि नकारात्मक जो कारक हैं वो लगातार जारी रहे तो फिर इनको एंडेंजर कैटेगरी में रखा जा सकता है। जैसे कि ब्लू शिप है, एशियाटिक एलिफेंट हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं। इनकी यदि नंबर्स में लगातार कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता रहा तो फिर ये अभी तो वेनरेबल स्पीसीज में है, बाद में इनको एंडेंजर स्पीसीज में कैटेगराइज कर दिया जाएगा। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, एशियाटिक जो एलिफेंट है, एशिया के जो हाथी हैं उनको, ब्लू शिप्स को, इनको इस वेनरेबल स्पीसीज में रखा गया। रेयर स्पीसीज, दुर्लभ प्रजातियाँ। स्पीसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वेनरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यूज। ये ऐसी दुर्लभ प्रजातियाँ हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही स्मॉल है, कम है, और वो एंडेंजर्ड या वेनरेबल कैटेगरीज में मूव हो सकती हैं या उनमें जा सकती हैं यदि जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं या फैक्टर्स जो हैं, नकारात्मक कारक जो हैं या कारण जो हैं वो लगातार जारी रहते हैं। तो एग्जाम्पल है हिमालयन ब्राउन बियर, जो हिमालयन क्षेत्र में पाए जाने वाला भूरा भालू है वो है। वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, जो जंगली एशियाई भैंस है वो। और डेजर्ट फर एंड हॉर्नबिल, ये भी जो हैं वो उस कैटेगरी में रखे गए हैं, रेयर स्पीसीज वाली में। और यदि इनको रिवाइव नहीं किया गया या इनके नंबर्स को इंक्रीज नहीं किया गया तो फिर ये भी एंडेंजर्ड या वेनरेबल स्पीसीज की कैटेगरी में जा सकते हैं। एंडेमिक स्पीसीज, जो अंत के कगार पर हैं या समाप्त होने के कगार पर हैं। दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स। ये वो स्पीसीज हैं जो कि एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं और सामान्य रूप से एकांकी या अकेला कर दिया जाता है प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के द्वारा या उनके द्वारा जो बाउंडेशन की गई है जियोग्राफिकली या नेचुरली, उसके द्वारा ये आइसोलेटेड पोजीशन में रहते हैं। जैसे कि जो अंडमान टेल हैं, अब अंडमान निकोबार आइलैंड आप जानते हैं कि ये जो भारत का साउदर्न हिस्सा है, यहाँ पे ये डॉटेड से आपको जो दिखते हैं मैप में, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। चारों तरफ पानी पानी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशियन है इसके चारों तरफ। तो अब ये प्रजातियाँ केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, आगे ना तो इधर मूव कर सकती हैं क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है। तो जियोग्राफिकली और नेचुरली इनको बाउंड कर दिया गया है इसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए। तो जो अंडमान टेल, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश यहाँ ऊपर आ जाता है चाइना साइड में, तो वो इस तरह से बाउंड हो गए हैं कि उस एरिया को छोड़कर वो कहीं दूसरी जगह पाए ही नहीं जाते हैं, तो उनको रखा जाता है एंडेमिक स्पीसीज में। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये वो स्पीसीज होती हैं विच आर नॉट फाउंड आफ्टर स्केचेज ऑफ नॉन और लाइकली एरियाज, सर्चेज ऑफ नॉन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे ओक्यूर। वो प्रजातियां जिनको उनके जो जाने गए क्षेत्र हैं या जहाँ पे वो पाए जाते हैं वहाँ पर ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, तो उनको एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक। तो ये वहाँ पे जहाँ पे ये पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, वहाँ भी जब कोई प्रजाति या स्पीसीज नहीं मिलती हैं तो वो फिर उन जो स्पीसीज हैं एनिमल्स की या प्लांट्स की, उनको एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त प्रजाति के जो कैटेगरी है उसमें रख दिया जाता है। तो ये आपने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज किस तरह से किया गया है। ठीक है, तो ये इनके नाम हो गए हैं एक्सटिंक्ट, एंडेमिक, वेनरेबल, रेयर और नॉर्मल और एंडेंजर। शुरू से स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी क्लासिफिकेशन में स्पीसीज हैं। नॉर्मल है, फिर उसके बाद में एंडेंजर्ड है, उसके बाद में वेनरेबल है, उसके बाद में रेयर स्पीसीज हैं, एंडेमिक हैं और एक्सटिंक्ट हैं। कुल मिलाकर सिक्स कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है फ्लोरा और फ्यूना को, एज फार एज द इंडिया इज़ कंसर्न, भारत की जहाँ तक बात है। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पोजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। यदि आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए चैनल के साथ में, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपको इसी तरह की जो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। और 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स हम स्टडी करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन जो भी पॉसिबल हो सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो बने रहिए। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।